गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2024 और 14 फरवरी 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो करंट अफेयर के वीडियो को डेली देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिख रहे बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक यात्रा पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है महास्वप्निकुडु के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पी विक्रम। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीतिक यात्रा पर आधारित पुस्तक महास्वप्निकुडु को रिलीज किया है, पब्लिश किया है, ठीक है, जिसके लेखक हैं पी विक्रम। ठीक है, ये है महास्वप्निकुडु जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफ़र पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है स्वप्नकुडु के लेखक हैं पत्रकार पी विक्रम। इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है महास्वप्निकुडु, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक यात्रा पर प्रकाश डालती है। ठीक है, अब इस पुस्तक को चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिश किया है और इस पुस्तक को एक प्रवासी भारतीय एनआरआई ने, जिनका नाम है कोडूरी वेंकट, ने पब्लिश किया है। इस पुस्तक का पब्लिकेशन एक प्रवासी भारतीय एनआरआई जिनका नाम है कोडूरी वेंकट ने किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शहर को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा को, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसे जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक शहर नोएडा ने जल संरक्षण और प्रबंधन में अपने प्रयासों के लिए पहचान हासिल की है। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने नोएडा को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है। यह मान्यता अपशिष्ट जल उपचार और विभिन्न उद्देश्यों, विशेषकर सिंचाई के लिए पुनः उपयोग में शहर के उपायों के प्रमाण के रूप में आती है। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में 2 श्रेणियों में दिया गया है। नोएडा की उपलब्धियों की सराहना की गई है। शहर ने सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का खिताब जीता है और वर्ष की जल पुनः उपयोग परियोजनाओं के लिए प्रशंसा भी प्राप्त की है। नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश पाल और प्राधिकरण के जल विभाग के उप महाप्रबंधक आरपी सिंह ने शहर की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए विश्व जल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का खिताब, सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नोएडा को। ठीक है, नोएडा को, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला सोनम लोसार महोत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमांग समुदाय। अभी हाल ही में लूनार कैलेंडर के हिसाब से जनवरी और फरवरी में मनाए जाने वाला नव वर्ष के रूप में सोनम लोसार महोत्सव तमांग समुदाय का एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो भगवान और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक दृष्टिकोण से शक्ति प्रदान करने एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए यह सांस्कृतिक महोत्सव
जिसका नाम है सोनम लोहार महोत्सव मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो तमांग समुदाय के द्वारा। ठीक है, तमांग समुदाय मुख्य रूप से नेपाल और भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता विरासत स्थल गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। जैव विविधता विरासत स्थल जिसका नाम है गुप्तेश्वर वन, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करके संरक्षण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके अलावा पहले से 3 जैव विविधता वाला वन को पहले ही इस श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। तो अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो जैव विविधता विरासत स्थल गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पर्थ के ऑस्ट्रेलिया में। अभी हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था, जिसमें हिंद महासागर के तटीय देशों के नेता, मंत्री और अधिकारी एक साथ आए। इंडिया फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय और विदेश मामले एवं व्यापार विभाग के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन एवं उद्देश्य स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर से विषय के तहत विविध मुद्दों को संबोधित करना था। ठीक है, तो अभी हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। इसे आपको याद रखना है, जिसका उद्देश्य था स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर से विषय के तहत विविध मुद्दों को संबोधित करना। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग ने किस एयरवेज के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? ठीक है, अभी हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग का कौन सी एयरवेज स्पॉन्सरशिप बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एतिहाद एयरवेज। अभी हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग, जो कि 5वीं बार की विजेता टीम है, और चेन्नई सुपर किंग सीएसके की स्पॉन्सरशिप एतिहाद एयरवेज बनी है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली सीएसके ने आईपीएल 2024 से पहले गल्फ कैरियर एतिहाद एयरवेज को आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया है। कतर एयरवेज आरसीबी की स्पॉन्सर है। ऐसे में मध्य पूर्व की 2 एयरलाइंस कंपनियां पहली बार एक साथ 2 आईपीएल टीमों की स्पॉन्सर होगी। साझेदारी सीएसके के आयोजनों में और प्लेटफॉर्म को कवर करेगी, जबकि इसके खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 5 बार के चैंपियन के साथ सहयोग एतिहाद द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में बनाया गया था। मैंने आपके पिछले वाले वीडियो में इसको कवर किया था। तो अभी इसके साथ ही अभी चेन्नई सुपर किंग के स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और चेन्नई सुपर किंग
की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैटरीना कैफ। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 12 से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कर रहा है। एआईबीडीएम की केंद्रीय समन्वय समिति द्वारा आरपीएफ को सौंपे गए इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्देश्य उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग, वैज्ञानिक अपराध का पता लगाने और जांच के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा, जो कि 12 से 16 फरवरी 2024 तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो अभी हाल ही में पद्मश्री विजेता एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का हाल ही में मृत्यु हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार की विजेता और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान की मृत्यु हो गई है। इनका संबंध साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से था। ये हैं उषा किरण खान, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को बिहार के दरभंगा जिले में हो गया है। तो भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। उषा किरण खान को 2011 में उनके मैथिली भाषा में लिखे गए उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2012 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा उनके उपन्यास सृजनहार के लिए कुसुमांजलि साहित्य सम्मान और 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से 2015 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है। इनका संबंध साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने लोकसभा में किस राज्य में SC/ST से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे को संबोधित करना और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूचियों को संबोधित करना है। इसके साथ ही इस विधेयक को क्यों पास किया गया, इसका लाभ किसे मिलेगा, इस विधेयक को पास करने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी एक झलक देखते हैं। तो अभी हाल ही में लोकसभा में विधेयक पास हुआ है। तो जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पास कर दिया गया है लोकसभा से। इसका उद्देश्य है जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जातियों की सूची में चूरा, वाल्मीकि, भंगी और मेहतर समुदायों के पर्याय रूप के वाल्मीकि समुदायों को शामिल करना है। ठीक है, इसे संयुक्त रूप से इन चारों को वाल्मीकि समुदायों में शामिल करना है। आरंभकर्ता सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रेरित है। संशोधन वाल्मीकि समुदाय के समावेश और मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956 में संशोधन करना चाहता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक 2024 पास हुआ है।
वाल्मीकि समुदाय के समावेश और मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जाति आदेश को, जो कि 1956 एक्ट के तहत बनाया गया था, इसमें संशोधन करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप ट्रेन किस रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RCF, यानी रेल कोच फैक्ट्री। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। अभी हाल ही में रेल कोच फैक्ट्री का लक्ष्य अप्रैल तक वंदे मेट्रो कोच का पहला प्रोटोटाइप तैयार करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल 16 ऐसे कोच तैयार होने की उम्मीद है। वंदे मेट्रो को भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे ट्रेन भारत की अवधारणा पर डिजाइन किया गया है, जो कि 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली इंटरसिटी यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। प्रत्येक वंदे मेट्रो ट्रेन में 16 AC कोच होंगे या अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वंदे मेट्रो कोच यात्री सुविधा, अनुभव, पहुंच को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ प्रत्येक कोच 280 यात्री को भी कैरी करने की क्षमता रखती है, जिसमें 100 बैठने की और 180 खड़े होने की क्षमता है। 3x3 बेंच प्रकार की बैठक की व्यवस्था आरामदायक मध्यम दूरी की यात्रा के लिए यात्री क्षमता को अधिकतम करती है। आपात स्थिति के मामले में ट्रेन चालक के साथ संचार के लिए कोच यात्री टॉकबैक सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक कोच में आग और धुएं का पता लगाने के लिए 14 सेंसर लगे होंगे। कोचों में व्हीलचेयर सुलभ शौचालय भी उपलब्ध होगा। दो ट्रेन आपस में टकराए नहीं, इसके लिए कवच सिस्टम भी लगाया गया है। डिब्बों के बीच चौड़े गैंगवे ट्रेन में आसानी से चलने में मदद करेंगे, इसीलिए दो डब्बों को इस तरीके से जोड़ा गया है ताकि वो आसानी से यात्रियों को एक कोच से दूसरे कोच में जाने में मदद कर सके। खिड़कियां और दरवाजे सुरक्षा और सुविधा के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। आपातकालीन स्थितियों के लिए व्यापक खुलने योग्य हॉपर प्रकार की खिड़कियां और स्पर्श मुक्त संचालन के लिए प्रवेश द्वार पर स्वचालित प्लग दरवाजे लगाए जाएंगे। इसमें सेंसर के बेस पे काम होगा। सारे दरवाजे सेंसर बेस्ड होंगे। बाथरूम के नल्स में भी सेंसर्स लगाया गया है। RCF ने दिसंबर 2024 में विशेष राजधानी स्लीपर कोच को भी तैयार किया था, जो शौचालयों में गर्म पानी की सुविधा से सुसज्जित था। मार्च 2024 कोचों की एक और ट्रैक तैयार की जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में 2 और ट्रैक तैयार हो जाएंगी। विरासत कालका शिमला मार्ग के लिए विस्टाडोम कोचों का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सुरक्षा मंजूरी के बाद RCF यानी रेल कोच फैक्ट्री की अगले वित्तीय वर्ष में 30 और ऐसे विस्टाडोम कोच बनाने की योजना है। एक डबल टेकर कार्गो लाइनर कोच जो कि 46 यात्रियों और 6 टन भार ले जाने में सक्षम है, वर्तमान में अंबाला और साहनेवाल खंड पर परीक्षण में दिया हुआ है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है अंबाला और साहनेवाल खंड पर सेक्शन पे। तो भारतीय रेलवे की कोच निर्माण इकाई RCF रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में की गई थी। 43,000 से अधिक कोचों का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कर चुका है। नवाचार और यात्री केंद्रित डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए RCF रेल कोच फैक्ट्री भारत में रेल यात्रा के भविष्य को आकार देने के लिए एक खाका तैयार करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।